बैठिए बच्चों। ये मैं आप लोगों को मिलाता हूँ, मेरा स्टूडेंट्स आदित्य है। इसका इसकी एक अलग छवि है। ही इज हैविंग अ डिफरेंट इमेज। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप में से बहुत लोग इंस्पायर हो गए। जब पिछले साल ये 20 वर्ष 8 महीने का था तो फॉर्म भरा था, और 21वें वर्ष में पहला चांस में इंटरव्यू दिया था पिछले साल 21 वर्ष में, और 22 वर्ष में सिलेक्ट हो गया। और आप ही की तरह एक आम फैमिली से है, रूरल बैकग्राउंड से है, एग्रीकल्चर फैमिली से है, मेहनती है और शार्प ब्रेन का भी है। इसकी यात्रा पूरी नहीं हुई अभी अभी तो आईपीएस इसको मिल जाएगा। और अगर आज की तारीख में आईपीएस ज्वाइन करता है 22 ईयर्स के एज में, तो इसकी एज का कोई बच्चा आईपीएस में नहीं रहेगा, सब इससे बड़े एज के रहेंगे। तो प्रमोशन के अनुसार ये डीजीपी पर जाकर रिटायर करेगा। सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस पूरी जर्नी में सर का बहुत योगदान रहा है। और ऑप्शनल विषय का कितना योगदान है यूपीएससी में ये तो आप सबको पता ही है। 2 पेपर 500 नंबर, और अगर वो 500 नंबर थोड़े इधर उधर हो जाए तो आपको वो पूरा मेंस ऊपर नीचे हो सकता है। तो उसमें ऑप्शनल में तो सर का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात आ जाती है यूपीएससी में वो होती है मेंटेलिटी की, कि आपकी आंसर राइटिंग अप्रोच क्या है। वो आपकी जीएस में भी चारों पेपर हो, एसए हो या ऑप्शनल हो, वो सब में काम आएगा। तो वो सर की जो अप्रोच है वो बहुत जरूरी है। यूपीएससी के पैटर्न को समझना। यूपीएससी जब आप 2020 के पहले देखते हैं तो आंसर राइटिंग अप्रोच किस तरीके से अलग थी, आज जिस तरीके से वो चीज बदलाव आया है, उस बदलाव के अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर राइटिंग में बहुत ओके सर तो वो आंसर राइटिंग में जो एक बदलाव आ रहा है उस बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। तो आप सर के अकॉर्डिंग समझिए। जब मैं पढ़ता था सर से तो सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सर बोलते थे कि आंसर तो हर कोई लिख लेगा, लेकिन उस आंसर में जो आपको बीच बीच में चौका लगाना है वो एक नंबर एक्स्ट्रा आपको हमेशा दिलाता जाएगा। तो आप वो चीज दिमाग में रखिए, और वो ऑप्शनल लिखें या जीएस लिखें तो आप वो चौका लगाना ना भूलें। कि जब आप ऑप्शनल लिखते हैं तो वहां पे आप हिस्टोरियोग्राफी के द्वारा आप लगा सकते हैं उधर पे, या आपके कुछ एक नए सर कॉन्सेप्चुअल जो क्लियरिटी होती है कि जो तुलना है कि आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपने उसकी तुलना कहीं से करा दी मिडाइवल से। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो समुद्रगुप्त का जो दक्षिण अभियान है, अगर आप उसकी कंपैरिजन लास्ट में आके कंक्लूजन में आप मोहम्मद बिन तुगलक से करा रहे हैं या औरंगजेब के दक्षिण अभियान से करा रहे हैं, तो वो एक कंपैरेटिवली आपका दिखाता है कि किस तरीके से आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है कि आप समझ रहे हैं कि वो दक्षिण का अभियान किस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब का विफल हो गया। जबकि अगर हम अलाउद्दीन खिलजी का देखें या फिर आगे हम देखते हैं कि ये जो समुद्रगुप्त है इनका सफल रहा। तो वो जिस तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है कि आपके दिमाग में कि किस तरीके से उत्तर का राजा जब दक्षिण भारत में जाता है तो कौन सी अगर नीति फॉलो कर रहा है तो वो सक्सेसफुल है। तो ये चीज आपको जब आप लिख के आएंगे कंक्लूजन में तो वो दिखाता है कि आप हिस्ट्री को केवल रट के आपने केवल समुद्रगुप्त नहीं पढ़ लिया, आपने केवल उसके विजय अभियान के वो 5 तरीके नहीं रट लिए कि वहां पे कौन सी नीति वो क्या अपना रहे हैं, लेकिन आपने वो समझा कि हिस्ट्री किस तरीके से चल रही है, कौन सा राजा आ रहा है, वो किस तरीके से इतिहास को सीख रहा है। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी आप जीएस का आंसर लिखें, जब भी आप ऑप्शनल का आंसर लिखें, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपके आंसर में दिखना चाहिए। क्योंकि 2700 बच्चे मेंस लिखेंगे, वो 2700 बच्चे लगभग इंटरव्यू देते हैं, मेंस तो 14,000 बच्चों ने लिखा। उस 14,000 बच्चों में से आपको 1,000 में आने के लिए आपको हमेशा कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। तो वो एक्स्ट्रा आप करेंगे अपनी ये छौके के द्वारा कि आप हर आंसर में, जीएस के आंसर में तो कई सारी चीजें हैं कि आज जो आप उसमें करंट का कोई एग्जांपल डाल दीजिए। अच्छा आदित्य, इन लोगों को एक चीज से वाकिफ करवा दो जरा। ये लोग दो चैलेंज होता है जी क्योंकि स्काई इज द लिमिट, बहुत बड़ा एरिया पढ़ना पड़ता है, 4 पेपर जनरल स्टडीज है, ऑप्शनल पेपर है। तो इनको पढ़ने में इन लोगों के साथ जो चैलेंज होता है, अगर एक छोटी छोटी चीज होती है वो स्मरण में नहीं रहती, तो मैंने इनको तरीका बताया हुआ कि टॉपिक से टॉपिक को जोड़ के अंडरस्टैंडिंग बनाइए और फैक्ट्स को होलिस्टिकली रखिए कि भाई कुछ फैक्ट्स है उसको रखिए, और फिर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ के अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पैदा करिए। तो मतलब सब्जेक्ट के अंदर आपस में टॉपिक्स का रिलेशनशिप, और सब्जेक्ट के बाहर एक सब्जेक्ट का दूसरे से रिलेशनशिप, इसकी थोड़ी सी झलक तुम दें, चूंकि ऐसे में ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। थोड़ा इस पर 5 मिनट और प्रकाश डाल दो कि इसकी क्या अहमियत होती है तैयारी में, और इतनी कम उम्र में जो तुम्हें सफलता मिली, तुमने तरीका क्या अपनाया।
जो इसमें सबसे ज़रूरी बात वो ही मैंने जो फिर भी कही कि मेरे पास पढ़ने के लिए कम समय था, कम कंटेंट ज़रूर रहा, तो उस कंटेंट को आपको बहुत यूटिलाइज़ करना है कि जो भी आप पढ़ते हैं। जैसे आपने हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के साथ एक जो अच्छी बात ये हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि जीएस पेपर 1 तो हमारे कब्जे में है, क्योंकि उधर आर्ट एंड कल्चर जो हिस्ट्री आएगा वो हमें आता होगा। तो ये चीज़ बढ़िया है कि अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो जीएस पेपर 1 में आप थोड़े से आगे रहेंगे। बाकी सर एक बात कहते हैं कि जब जीएस पेपर 1 दे के आप निकलेंगे तो बाकी बच्चे बोलेंगे कि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आप बहुत अच्छा लिखे होंगे, लेकिन आप मन मन मुस्कुराएंगे कि मेरा भी वही हाल था कि जो आपका था। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा पैटर्न बदल चुका है। वो सर आपको कराते ही हैं कि जिस तरीके से आर्ट एंड कल्चर आता है वो ऑप्शनल से थोड़ा इतर है, लेकिन फिर भी वो मन में एक जो होता नहीं, आपको बाकी लोगों से पॉजिटिव आगे ले के चला जाता है कि मेरा तो हिस्ट्री ऑप्शनल है, मैं तो करके आऊंगा। और मैं तो अपने साथ के बच्चों को डराता था कि अगर 5 क्वेश्चन वर्ड हिस्ट्री से आ गया किसी दिन जीएस 1 में तो उस दिन तो सबके काम खत्म हो जाएंगे, हमारे बन जाएंगे, क्योंकि जीएस 1 में वर्ड हिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन ही आ रहा है और हमने वर्ड हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ रखी होती है। तो ये चीज अच्छी है कि आप ये ध्यान रखिए, वही जो सर ने कहा कि टॉपिक के बीच में इंटरलिंक करना सीखना है आपको। जैसे हिस्ट्री का ही अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि जब भी आप पढ़ते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री जब आपने पढ़ा तो आप उसको एक तरफ अलग अलग करके मत देखिए। सर का सबसे अच्छा तरीका है, उपनिवेशवाद के सर 3 चरण कराते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, और उन तीनों में ही सर ने उसको राजनीतिक क्या क्या उस समय हो रहे हैं, आर्थिक क्या हो रहे हैं, किस तरीके से वहां पे उनकी प्रशासनिक नीतियां हैं, तो वो कंपेरेटिवली बहुत आसानी से। तो आप उसको ये ऐसा मत करिए कि उपनिवेशवाद का पहला चरण अलग से पढ़िए, जब आप दूसरा पढ़िए तो आपके दिमाग में पहला होना चाहिए कि पहले चरण में किस तरीके से उनका विस्तार वो कर रहे हैं, लेकिन वो वहां पे विस्तार नहीं कर रहे हैं। सेकंड में आगे आप देखेंगे कि क्यों मुक्त व्यापार शुरू हो रहा है, फिर थर्ड में आप देखेंगे कि क्यों उन्होंने एक्सपेंशन खत्म कर दिया। तो वो अगर पहला और दूसरा आपके दिमाग में है तभी आप उपनिवेशवाद का तीसरा चरण समझ पाएंगे। तो वो चीज एकदम दिमाग में रखिए कि कुछ रटना नहीं है आपको, क्योंकि एग्जाम जो यूपीएससी की अभी डिमांड है वहां आप पढ़ के जाएंगे, जीएस पेपर में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 में से आपको 15 आपने वहीं जाके देखेंगे। आप 5 घर से देख के जा सकते हैं, 15 क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे और आपको 7 मिनट में लिखना है। तो आप समझ रहे हैं आपका दिमाग और आपका हाथ के बीच कितना वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जब तक आप अगर सोचें कि हम घर से रट के जाएंगे और छाप के चले आएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से जरूरी है कि आप वो टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से समझे रहें, ताकि नया क्वेश्चन जैसे ही आए आप उसको अपना दिमाग आपका बताता जाए कि आपको इसमें कैसे पॉइंट जनरेट करने। और अब तो वो सिस्टम रहा नहीं पैराग्राफ वाला, अब आपको लिखना है पॉइंट्स में, और पॉइंट में भी आपको ढेर सारे पॉइंट देने हैं, 12-13 पॉइंट निकालने, और वो 13 पॉइंट भी बहुत डायमेंशन में होने चाहिए कि जब भी आपसे पूछा जाए कि नक्सलवाद का कारण क्या है तो ऐसा ना हो कि आप केवल आर्थिक कारणों में ही या राजनीतिक कारणों में उलझ के रह जाए। आपको वहां पे सांस्कृतिक कारण बताने पड़ेंगे, आपको वहां पे बाह्य कारण बताने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी डायमेंशन को कवर अप करना है कि एक बच्चा जिसने सारी डायमेंशन को कवर अप किया होगा, जिसने मैप में वो चीजें दिखाई होंगी कि किन क्षेत्रों में नक्सलवाद फैला हुआ है, वो आपसे अच्छा नंबर ले आएगा अगर आपने केवल 2-3 डायमेंशन को कवर अप करके छोड़ दिया। तो ये चीज हमेशा देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लास की एक सीमा है कि सर आते हैं, आपको बहुत चीजें सर आपको कराएंगे, लेकिन फिर ओवरऑल आप देखेंगे कि क्लास की कुछ सीमाएं जरूर है कि सर आपके कितना आपके पास पढ़ने के लिए 12 घंटे हैं, उसमें आप सर के पास 2.5 घंटे के लिए हैं। तो वो जरूरी है कि सर जो आपका दिमाग ओपन करते हैं उस ओपन दिमाग के साथ आप बाकी 10 घंटे बिताइए, कि वो खुला दिमाग होगा तो जो आप पढ़ेंगे उसको वहां एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे। तो वो जो आपका अलग कारण है, जैसे सर ने किसी भी बात के लिए 5 कारण लिखा दिए, लेकिन उसके साथ में आपका दिमाग खोल दिया ताकि आप 2 कारण अपने मन से भी तो सोच पाइए, क्योंकि क्लास की लिमिट है। सर आपको क्लास में हर चीज के 15 कारण कराने लगेंगे तो ये क्लास बहुत लंबी खिंच जाएगी, आपको 3-3 साल लग जाएंगे पूरी हिस्ट्री को खत्म करने में, और बाकी सब्जेक्ट भी हैं जीएस के। तो सर का काम है आपका दिमाग खोलना, या बाकी सब्जेक्ट में भी आप जीएस में देखेंगे सारी चीजों में कि एक बार आप पैटर्न को समझ जाओ कि आंसर राइटिंग में करना कैसे है, पॉइंट पॉइंट लिखना है, बहुत सारी डायमेंशन को कवर अप करना है। तो सर ने आपको 4 पॉइंट लिखा के बता दिए कि ऐसे ऐसे आपको डायमेंशन सोचना है, तो आपका दिमाग ओपन हो गया। अब आप उस जगह पे और सोचो। सर ने आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विदेशी कारण ऐसे करा दिए, तो आप अपने मन से सोचो कि यहाँ पे तो सांस्कृतिक कारण भी हो सकता है, यहाँ पे धार्मिक कारण भी हो सकता है, ऐसे जो जो कारण हो सकते हैं आप वहां पे खुद से सोचते जाइए और वहां पे पॉइंट जनरेट करते जाइए। प्लस करंट अफेयर जो आप सर इंटरलिंक करा के करा रहे हैं उसको आप अपनी नोट्स में तो ऐड करिए, जो अलग से आप करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाए 2-3 पॉइंट, उसको भी जाके अपनी उस नोट्स में ऐड करते रहिए। तो इससे जो आपके पास कंटेंट आएगा वो सबसे अच्छा कंटेंट होगा। वो जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो वो आपको 14,000 से 1,000 में मिल आएगा, क्योंकि वो 14,000 में आप सोचोगे जिसने प्रीलिम्स निकाल रखा उसमें टैलेंट तो होगा, सारे बच्चे टैलेंटेड हैं, वो 14,000, आपको आना 1,000 में है, तो आपको वो हमेशा चौका लगाना ही पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं आ सकते हैं, और वो तभी लगेगा जब आपका दिमाग खुला होगा। तो उसको बहुत अच्छे से दिमाग खुला रखिए और चीजों को बस समझने की ट्राई करिए। आप यहाँ पे रटने नहीं आए, आप रट के यूपीएससी नहीं निकाल पाएंगे। अगर किसी को लगता हो कि वो रट के निकाल लेगा तो ये चीज दिमाग से निकाल देनी है। आप रट के प्रीलिम्स बहुत अच्छा कर ले जाएंगे, आप प्रीलिम्स में 120 नंबर ले आएंगे, लेकिन जो मेंस और इंटरव्यू का गेम है
इधर आप रट के काम नहीं चला सकते हैं, क्योंकि 9 पेपर लिखने हैं, आप 7 मिनट में आप जो रटे रहेंगे वो याद ही नहीं आएगा। कि और एक एक पेपर में 4-4 सब्जेक्ट हैं, आपने देख ही रखा है, जीएस पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट हैं, जीएस 3 में 5 सब्जेक्ट हैं। तो जैसे ही अचानक से आप देखेंगे कि इकोनॉमी के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आया, तो आप रटे रहेंगे तो आपका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपकी खुद की बौद्धिक क्षमता है, आपने समझ रखा है, तो आप अपने आप कुछ पॉइंट जनरेट कर लेंगे। अब बाढ़ का क्या ही कारण हो सकता है, आप अपने मन से सोचेंगे कि यार दिल्ली में बाढ़ आती रहती है, शहरी बाढ़ क्या कारण हो सकता है, तो आप अपने मन से पॉइंट लिखते जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये रटा हुआ है कि अच्छा शहरी बाढ़ ये कारण है, ये कारण है, अनियोजित शहरीकरण है, तो आप वहां कनेक्ट नहीं कर पाएंगे चीजों को। तो ये बहुत जरूरी है कि इस क्लास में बैठिए और समझने पर फोकस करिए, जो सबसे जरूरी पॉइंट है। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सबका सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि सबका फोकस इस चीज पे हो गया ना कि वो कितनी मोटी नोट्स है। अगर आज सर ने 2 पन्ना लिखाया तो लगता है कि आज की क्लास बहुत प्रोडक्टिव नहीं रही, आप तो 2 ही पन्ना घर ले जा रहे हैं। लेकिन आपको वो ध्यान नहीं देना, अगर सर ने 2 पन्ना लिखाया तो उस दिन बहुत खुश होना है, क्योंकि सर ने आपको 2 घंटे केवल आपका दिमाग खोला है, आपको टॉपिक समझाया है। वो टॉपिक आपको जाके एग्जाम में याद आएगा, क्योंकि 7 मिनट में आपको अपनी नोट्स नहीं याद आएगी, लेकिन सर का लेक्चर याद आएगा कि उस लेक्चर में सर ने ये बात बोल रखी थी। कई सारे क्वेश्चन कई बार हमारे साथ होते हैं कि जो नोट्स में नहीं थे, लेकिन वो सर ने बता रखे थे, वो दिमाग में थे कि अच्छा ये चीजें हो सकती हैं। तो उस चीज पे काम करिएगा कि समझने पे फोकस करिएगा, रटने पे नहीं। और नोट्स के आप नोट्स अच्छी बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ वो रखना वो बहुत सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है। करंट अफेयर के लिए देखिए, मैंने न्यूज़पेपर कभी मैं पढ़ नहीं पाया इंटरव्यू को छोड़ के। इंटरव्यू टाइम में मैं पढ़ता था मुश्किलों से कुछ इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ना थोड़ा इशू हो जाता था मुझे कि, और लेकिन इंटरव्यू में आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो मजबूरी है थोड़ी। ट्रांसलेट करके पढ़ता था मैं चैट जीपीटी पे डाल के। बाकी अगर उसके अलावा मैं देखूं तो मैंने मैगजीन भी पढ़ी है। और सबसे जरूरी है कि जैसे सर की भी अभी क्लासेस चल रही हैं, तो उन क्लासेस में ना आपको सारा निचोड़ मिल जाता है। कि कभी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने 2 घंटा दिया, और नया बच्चा है जिसने अभी यूपीएससी के पैटर्न में जो शामिल नहीं हो पाया, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट था। और उसमें कई सारी ऐसी मजेदार खबरें भी आती हैं जो आप देखेंगे न्यूज में कि लड़ाई हो गई, इस नेता ने ये बोल दिया, आज संसद में ये हंगामा हो गया, तो हम उनमें पढ़ने में अपना टाइम गंवा देंगे और हम जान नहीं पाएंगे कि हमारे लिए क्या प्रोडक्टिविटी थी। तो उस प्रोडक्टिविटी अगर आपकी नहीं निकल पा रही है, तो आप एक काम करिए कि जो भी क्लासेस हैं सर की उसको देखिए, या फिर आप मैगजीन को तो पढ़ते ही रहिए साथ में, वो बहुत जरूरी है प्रीलिम्स के लिए, वहां पे आपको मिलते जाएंगे मेंस के लिए भी। और जो टॉपिक आपको ना समझ में आए वो आप यूट्यूब से पढ़िए। अगर सर ने करा रखे हैं फिर तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ चीजें मिस आउट हो रही हैं तो आप उसको यूट्यूब से पढ़ते रहिए, वहां से आपका ओवरऑल वो कवर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। जब आप क्लास शुरू करें तो कुछ मत करिए, बस क्लास में छुट्टी मत करिए, आइए डेली और लगातार जो सर करा रहे हैं। बहुत जरूरी है कि जब सर कराते हैं, जैसे मैंने वही चीज कही ना कि जब आप उपनिवेशवाद का दूसरा चरण पढ़ें, लेकिन आप बस क्लास में आए और बैग उठाया और अगर आप चले गए, तो आपको पहला चरण दिमाग में नहीं होगा, तो आपका क्लास करने का कोई फायदा नहीं है। आप मत आइए, छोड़ दीजिए। अगर आपको इस तरीके से क्लास करना हो कि कितने मुश्किलों से माता पिता ने पैसे दिए होंगे, तब जाके यहाँ पे हम मोस्टली लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, तो हम आते बहुत शौक से, हम 10 दिन सारी चीजें पढ़ते हैं कि हम आते हैं, जो सर कराएंगे सब कराएंगे। 10 दिन बाद हमारा बस इतना होता है कि क्लास का टाइम होता है, हम बैग उठाते हैं, चले आते हैं, यहां से जाते हैं, वापस घूमते हैं और अगले दिन फिर चले आते हैं। वो पहला पॉइंट दिमाग में होता नहीं है कि जब सर एंशिएंट पढ़ाएंगे तो मॉडर्न दिमाग से गायब हो जाता है कि भाई कुछ तो पढ़ा था, मॉडर्न भारत आजाद तो हुआ था। लेकिन वो चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जब आप उन चीजों को समझे रहेंगे तब आप बेहतर इंटरलिंक कर पाएंगे। तो वो सर बस इतना करिए कि जब आप सर की 20वीं क्लास चले तो आपको बाकी 19 क्लासें दिमाग में हो, ताकि आप सर से वो क्वेश्चन पूछ पाए। सर खुद इंटरलिंक कराते हैं, कई बार तो सर खुद ही क्लास में पूछ लेते हैं, आगे वालों से तो ज्यादा पूछ लेते हैं बीच बीच में। तो वो सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि आप 19 क्लास केवल रिवीजन करके आइए और कुछ मत करिए। और जो सर स्टडी मटेरियल भी बंटवाते हैं, अब तो सर किताबों में आता है, हाँ तो उस पीडीएफ में आता है, तो उसको जरूर पढ़िएगा। क्योंकि वही चीज है ना कि मैंने बार बार बोला क्लास की सीमा है, लेकिन उसकी सीमा नहीं है, उसमें सब कुछ है, उसके बाहर कुछ नहीं जाना है आपको। तो उस पीडीएफ को आप रट के आइए, ताकि आप भी आपके जो डाउट हो वो क्लास में पूछ सकें आप। होता यह है कि हमारा पूरा क्लास खत्म हो जाता है, फिर जब हम रिवीजन करते हैं फिर हमें डाउट आता है, फिर सर नहीं होंगे आपके पास, फिर आप दोबारा मेंटरशिप के थ्रू सर से मिल पाएंगे। लेकिन क्लास में पूछना ज्यादा अच्छा है कि आप तुरंत के तुरंत आप पढ़ते, रिवीजन करते, तो आपके अंदर कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होती। अगर आप पीवाईक्यू देख लेते, आपको पता चल जाता कि सर ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया था, मैं लिख रहा था, मैं इसमें क्या छौका लगा सकता हूं, तो क्लास में आपको पता चल जाता कि आप इसमें क्या इंट्रो लिख सकते थे, क्या कंक्लूजन लिख सकते थे, आप इसमें किस तरीके से मैप डाल सकते थे। लेकिन क्लास में वो चीजें हम कर नहीं पाते। आप में से पीवाईक्यू बहुत कम लोग देखते होंगे, 2000 उठा के देखिए, 13 से लेकर के 25 के जितने भी हिस्ट्री ऑप्शनल के पीवाईक्यू हैं, तो जब मुगल काल चल रहा हो तो मुगल काल के सारे पीवाईक्यू आप पूछ जाइए सर से इसी क्लास में बैठ के कि सर ये वाला करा दीजिए, ये वाला करा दीजिए। कभी कभी ज्यादा पूछने पे सर गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन जब आप छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, सरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो सर को लगता है कि ये तो क्लास में करा रखा है, फिर क्यों पूछ रहा है। लेकिन ये है कि आप पूछिए जरूर,
क्योंकि अभी आपके पास सर को मना के पूछिए, पैर पकड़ के पूछिए कि सर बता के जाना है ये, लेकिन आप वो चीजें करते जाइए क्योंकि आपको मौका बाद में बहुत पछतावा होगा। इस वजह से जब भी क्लास करिए वो सारे पीवाईक्यू आप कर जाइए। हिस्ट्री ऑप्शनल में वो पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, वो थीम जरूर रिपीट होगी, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वो सारे पीवाईक्यू आप क्लास में करिए, वो सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए, और 19 क्लास वो जो पीछे की है, जो अगर 20वीं चल रही है, तो उसको रिवीजन करके आइए, तभी आप पूछ पाएंगे। वरना आपके अंदर डर होगा कि कहीं सर मुझसे कुछ ना पूछ लें, तो डर तो इसी बात का होगा कि हम आएंगे सब पूछने, अभी सर मुझसे पूछ लेंगे तो फिर मैं क्या बता पाऊंगा। तो आप वो तभी पूछ पाएंगे जब आप 19 क्लास पढ़ के आएंगे, जब आपको भरोसा होगा कि सर ने जो आपको कराया था वो आपको दिमाग में है वो सारी चीजें। और क्वेश्चन पूछने से तो कभी मत डरिएगा। एक चीज ध्यान रखिए कि मतलब स्टूडेंट हम लोग की कौन सी इज्जत है, और सर के सामने तो हम लोग हमेशा बच्चे हैं, कि सर के सामने तो आज भी हम मेरी नॉलेज तो सर की लेस मात्र बराबर होगी, कि 1% अगर हो जाती तो मेरे हिस्ट्री ऑप्शन में 300 आ जाते। लेकिन वही है कि मैं ट्राई करूंगा सर से जितना भी सीख पाऊं, तो हम तो कभी सर के बहुत कम सीख पाएंगे। तो सर के सामने कभी ये नहीं होना है कि सर को लगेगा मुझे कमा रहा है या सर मुझे डांट देंगे। कोई बात नहीं, सर जितना डांटेंगे हम उतना सीख पाएंगे। तो क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरिएगा, कि सर आए आप जितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं उतना क्वेश्चन सर से पूछिए, कि सर ये वाला आंसर मैं नहीं लिख पा रहा हूं। इवन सर खुश होंगे कि बच्चा कम से कम लिखने का ट्राई तो कर रहा। ऑप्शनल में आप 500 क्वेश्चन लिख दीजिए, सर को कितनी खुशी होगी कि सर ने आप क्लास कराई और मेरे क्लास का हर बच्चा 500 आंसर लिखा हिस्ट्री ऑप्शनल में। तो वो आप काम करिए। तो इन चीजों से माँ बाप ने जो पैसा दिया है, जो परिवार वालों की उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर खरे उतरिए, कि कम से कम सिलेक्शन हो ना हो वो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जो चीज अपने हाथ में है वो है मेहनत। कि आपको खुद कभी गिल्ट नहीं होगा अगर आपने 500 आंसर हिस्ट्री ऑप्शनल में लिखे होंगे। आप जब वो कॉपियां देखेंगे आपकी मेहनत दिखेगी उन कॉपियों में, कि आपने सर से पूछ के क्लास में फाउंडेशन के समय ही 500 आंसर लिख लिए थे। तो वो काम करिए कि जब आप इस क्लास में आइए तो खूब मेहनत करिए, कि आप अभी ये मत सोचिए कि आपको एग्जाम अटेम्प्ट 2026 में किसी को देना है, 27 वाले होंगे मोस्टली, 28 के भी होंगे। हाँ, तो आप ये मत सोचिए आपको 1.5 साल बाद एग्जाम देना है, 2.5 साल बाद एग्जाम देना है। अगर आज से आप 12 घंटे 13 घंटे मेहनत करते हैं तो वो बहुत जरूरी है। आप छोड़ दीजिए बाकी चीजों में आना जाना। अगर आपने शिद्दत से 2 साल मेहनत कर दी, 3 साल मेहनत कर दी सर के निर्देशन में, तो आप श्योर सिलेक्शन ले लेंगे। तो वो सारी चीजें छोड़ दीजिए, और 3 साल बाद जीवन बहुत लंबा है, आपको सारी चीजें करने को मिलेंगी, आप बहुत ज्यादा मनोरंजन कर पाएंगे, और मुखर्जी नगर से अच्छी अच्छी जगहों पर घूम पाएंगे आप। तो ये वही वाली चीज है कि आप ये सारी चीजें छोड़िए, मेहनत करिए, और क्लास बहुत अच्छे से करिए। उस क्लास को बस ये मत मान लीजिए कि अभी क्लास चल रही है, बाद में मेंस लिखेंगे तब देखेंगे ऑप्शनल का। इस क्लास में जितना इंग्लिश आप कर लेंगे, जितना पीवाईक्यू देख लेंगे, जितना वो इंट्रो कंक्लूजन की प्रैक्टिस कर लेंगे, वो उतना आपके लिए लास्ट में आगे वो 3 महीने जो मिलेंगे आपको मेंस में, उस समय आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा। कि ऑप्शनल तो आपको देखना नहीं है, जीएस थोड़ा बहुत देख के आप तब आप सोचेंगे कि आप एआईआर मतलब अंडर 15 आ सके। अभी आपका क्या माइंड सेट हो जाएगा, अगर आपको ऑप्शनल नहीं होगा तब आप सोचेंगे कहीं लटक जाते तो बढ़िया था, कि 1000 में कहीं आ जाती मेरी 800 रैंक तो खुश रहते। लेकिन जब आपका ऑप्शनल पे डिमांड होगी, तब कमांड होगी पूरी, तो आपको लगेगा कि अब तो मुझे टॉप 10 में आना है, अब मुझे टॉप 50 में आना है। तो ये काम करिए, जब तक आप क्लास कर रहे हैं सारे पीवाईक्यू करिए, सर की सारी नोट्स को रिवाइज करिए, और डेली करिए। यहां से जाके केवल 2.5 घंटा आप सो मत जाइए, यहां से जितनी मेहनत आपको क्लास में सर करवा रहे हैं उतनी ही मेहनत आपको घर जाके करनी है। थैंक यू सर। ओके। अब मुझे लगता है कि जितनी क्लैरिटी के साथ इसने सारे प्रश्नों का जवाब दिया, दिल की आवाज इसकी सब तक पहुंच गई होगी, और मुझे नहीं लगता कि एक भी एरिया को इसने छोड़ा है। तो लिमिटेड अगर तुम लोग के पास इससे छूटा हुआ 1-2 क्वेश्चन है तो पूछकर अब इस डिस्कशन को विराम दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी जो थ्रस्ट है अगर छोड़ दिया जाए तो घंटों चलता रहे बुझेगी नहीं। तो किसी न किसी मुद्दे पर जाके विराम देना पड़ेगा। तो अगर किसी के पास इससे अलग कोई स्ट्राइकिंग क्वेश्चन हो तो आदित्य बता सकता है, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस बहुत है, और सबसे बड़ी बात है कि दिल का अनुभव बताता है। ही इज ऑनेस्ट इन हिज एक्सप्रेशन, कंप्लीटली ऑनेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आपकी भाषा से और एक्सप्रेशन से समझ में आ गया। और यही वजह है कि सबसे बड़ा इंस्पिरेशन ये है कि पहले चांस में कोई बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है, तो यहाँ तो टॉपर्स का भी 1-2 बार प्रीलिम्स रुक जाता है, पहले ये भी नौबत आती है, उसके बाद फिर मेंस 1-2 बार रुकता है, उसके बाद अगर ऊपर रैंक भी होता है। फर्स्ट टाइम में इंटरव्यू देना, दूसरे टाइम में सिलेक्शन ले लेना, और तीसरे टाइम में हमें अब कहने में खुशी होगी और उम्मीद है कि रैंक होल्ड करेगा। तो दैट इज अ वेरी गुड साइन। यह आप लोगों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। उसके पास अगर स्ट्राइकिंग क्वेश्चन है तो रखिए, और अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि इसने जितनी बातें कही मैं सुनता रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि किसी का कोई भी प्रश्न अधूरा रह गया है। सबके मर्म में है। एक बात आपने गौर किया होगा, इसने भी कई टॉपर्स के सुने होंगे, टॉपर्स के साथ भी रहा है, सब कुछ है,
लेकिन इसने अपना मौलिक पैटर्न डेवलप किया होगा। क्योंकि जब आप फील्ड वर्क करने जाते हो ना, तो फील्ड वर्क में सबका सब पैटर्न अलग अलग है। कोई कहेगा न्यूज़पेपर पढ़िए, किसी का एक्सपीरियंस है मैगजीन से होगा, तो सबके अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। आपको क्या सूट करता है, इसने सबका एक ही चीज सार कह दिया कि आपको तैयारी करनी है, और तैयारी करने में आपको ध्यान रखना है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पढ़ाई करनी है, और उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और टॉपिक को टॉपिक से लिंक करके, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट को लिंक करके पढ़ना पड़ेगा। वो भी बच्चा तुमने सवाल किया, तुम भी एक अच्छा स्टूडेंट है वो, आई नो हिम, इसका दिमाग बहुत शार्प है। अगर ये अपने आप को बढ़िया से चैनलाइज करे तो ही विल टेक द सिलेक्शन। और यही नहीं, इस क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अगर कंसिस्टेंटली काम करें तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक में आदित्य का एक मूल मंत्र आप लोग ध्यान रखिएगा कि रेगुलर रहना, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना, और पढ़ने में टॉपिक के साथ कॉन्टिन्यूएशन बनाए रखना। ये अगर आपका टूटता है तो इसने एक बहुत अच्छा लाइन कहा कि अगर 19 क्लास आपने मिस किया है तो 20वां क्लास में मत आइए, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आए। ओके, तो क्या किसी के पास अगर कोई सवाल है तो लास्ट क्वेश्चन के साथ विराम करूंगा। नहीं, जीएस पेपर थर्ड में ऐसा है कि यूपीएससी ही उसको चुनौतीपूर्ण बना दे रहा है, उसमें मार्किंग पैटर्न थोड़ा सा उनका अलग होगा, वो चीज ऐसी होगी। और जीएस पेपर थर्ड थोड़ा करंट से बहुत ज्यादा लिंक है। जब आप उधर क्वेश्चन देखते हैं तो करंट इकोनॉमी है, पूरा करंट का है, एनवायरमेंट है करंट का है जी। और अगर आप देखें साइंस टेक है, पूरा करंट अफेयर्स है, तो वहां पे करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो उसमें आपके पास स्टडी जो मटेरियल है वो उतने अवेलेबल नहीं हो पाते। जैसे इस बार सेमीकंडक्टर मिशन का क्वेश्चन आ गया, अब आपको सेमीकंडक्टर मिशन सारी किताबों में मिल कितना रहा है, 5 लाइनें, आपको लिख के आना है 2 पेज में, तो आपके पास कंटेंट ही नहीं मिला उतना। तो अगर हमारे पास वो कंटेंट होगा जीएस पेपर 3 के लिए, आपने करंट अफेयर के टॉपिक्स पे मेहनत कर रखी होगी, तो वो श्योर आप उस चुनौती से ऊपर चले आएंगे। बाकी मार्किंग का कुछ तो इशू होगा थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत सारे बच्चों के नंबर आते भी हैं 100, जो आपके ईयर 1 2 3 टॉप 10 में देखेंगे उनमें बहुत सारे के 110 115 आए होंगे। तो क्यों इस वजह से आए होंगे, क्योंकि उन्होंने वो करंट अफेयर पे डिमांड, अपनी कमांड बना रखी है कि उन्होंने जो डिमांड है क्वेश्चन की उसको पकड़ा और उस पर टॉपिक नोट्स बना रखे होंगे। तो आप एक काम करिएगा, जो जीएस पेपर थर्ड में अगर आपको अच्छे नंबर लाने, तो आपको वो जो करंट के टॉपिक हैं, चाहे वो इकोनॉमी के हों, चाहे वो आप देखेंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी के हो, नक्सलवाद अभी खत्म करने को लेके चल रहा, तो हो सकता है नार्को टेररिज्म की बात जो अभी लगातार प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन आ जाए, तो वो आपके नार्को टेररिज्म पे 2 पन्ने की नोट्स अच्छी होनी चाहिए। तो वो जब आपके पास जो करंट के टॉपिक हैं उसकी नोट्स अच्छी होगी, तब जाके आप जीएस पेपर 3 में अच्छा कर पाएंगे। तो वहां नंबर कम आने का रीजन यही है कि हमारे पास जो ये परंपरागत नोट्स हैं वो वहां पे काम आते नहीं है, वहां पे नए नए क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं। तो वो नए क्वेश्चन के लिए अगर आप तैयारी पूरी है तो उसमें भी श्योर नंबर अच्छे आ सकते हैं। ओके बच्चों, तो बहुत खुशी है, और आदित्य बहुत बहुत धन्यवाद इतने बिंदास होकर शेयर करने के लिए अपने विचार, अपने अनुभव। और आदित्य चूंकि संस्थान से जुड़ा रहेगा तो फिर मुलाकात आप लोगों को होती रहेगी, क्योंकि एक बार इसको एग्जाम देना है, और इस बार हम अपने निरीक्षण में इसको रखेंगे और भी इम्प्रूव करवाने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इसको टॉपर तो बनना है ही, उसका श्रेय मैं ही ले लूं। जी बिल्कुल। तो ठीक है, तो हम लोग फिर आज यहीं विराम देते हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ इसमें आपको जो एडवांस वाले हो जीएस में, वो गवर्नेंस की क्लास, और जो बेसिक वाले हो उस अपने अपने क्लास में जाइए। बेसिक क्लास में मैं आ रहा हूँ, गवर्नेंस की क्लास में आपको आरपी सर आएंगे और आपका गवर्नेंस शुरू करेंगे आज, है ना। तो आप लोग जाइए। एक बेसिक फाउंडेशन का भी मैंने बैच चलाया होगा। मैं कहता हूँ कि पहले बच्चों को पेंदी लगाना पड़ता है। आजकल के बच्चे जो आते हैं ना यूनिवर्सिटी से, उनका दिमाग में पेंदी ही लगी नहीं होती, जो भी डालते हैं नीचे गिर जाता है। तो मैंने वो बहुत जरूरी है सर। तो पेंदी लगाने का काम उधर चल रहा है, इधर एडवांस स्टेज का काम चल रहा है। तो चलिए, जितने भी पेंदी लगाने वाले हैं सब उधर बढ़िए, और बाकी लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।